बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फेज़ की और हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की। सही है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम, और फिर है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम, ये देख लेते हैं। वो कहते हैं अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी मैस एम। हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है इसमें एक तो स्मॉल और हैवी मैस, जिसको नाम दिया है हमने एम का, उस पर मुश्तमिल करता है। ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जिसको नाम दिया हुआ है हमने मैस का। ये एक तो स्मॉल है और दूसरा फिर हमारे पास हैवी है। हैवी इसलिए है क्योंकि ये मेटल्स का अमूमन बना हुआ होता है। सस्पेंडेड फ्रॉम फ्रैक्शनलेस स्पोर्ट, जो स्पोर्ट होती है वो फ्रैक्शनलेस होती है। ये देखिए इसके साथ अटैच है, सस्पेंडेड है, ठीक है। बाय अ लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। जहाँ पे हमारे पास एक जो स्ट्रिंग है, एक तो वो लाइट है और दूसरा फिर इन एक्सटेंसिबल है, जिसकी लेंथ जो है एल है। सही है, वो उसके साथ क्या है, अटैच है, जो मैथ है। सही है। फिर वो कहते हैं मोशन की बात करें तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। हमारे पास जो मैस है एम, वो अभी मेन पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, सही है, तो हमारे पास एक एंगल बनता है थीटा, जो कि बहुत स्मॉल है। ये देखिए यहाँ पे एंगल जो है हमारे पास बना थीटा, ये बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक है। और हमारे पास जब उसको डिस्प्लेस किया तो वो हमारे पास पोजीशन बी पे चला गया। पोजीशन बी जो है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। सही है, यानी कि मीन से वो एक्सट्रीम पे चला गया। सही है। अब फिर हमने क्या किया, एक्सट्रीम पोजीशन से उसको रिलीज़ कर दिया। जैसे ही हमने रिलीज़ किया तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आया, मेन से फिर एक्सट्रीम की तरफ गया, एक्सट्रीम से फिर मेन की तरफ आया, मेन से फिर एक्सट्रीम की तरफ आया, यानी कि वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगा, जिसका मतलब है वो अब क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो उसका पाथ सेम ही रहेगा, ठीक है। पाथ जो है वो सेम ही है उसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास जो वेट है यहाँ पे उसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। असल में जो हमारे पास ये मैस एम है, इस पे दो तरह की फोर्स हैं, एक तो टेंशन की फोर्स, दूसरा फिर हमारे पास वेट की फोर्स। सही है, एम जी, जिसको हमने नाम दिया है। दो तरह की फोर्स हैं, लेकिन जहाँ पे जो एम जी है उसके हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। एक जो कंपोनेंट है वो हमारे पास एम जी साइन थीटा है, दूसरा है हमारे पास एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा वो वाला है हमारे पास, उसका कंपोनेंट जो थीटा के साथ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये उस पर टेंशन की फोर्स लग रही है, यहाँ पे उस पर एक और फोर्स लग रही है, किस चीज़ की भला, एम जी की फोर्स। सही। अब जहाँ जैसे उसको डिस्प्ले किया वो यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया। अब यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो अपवर्ड है, यहाँ पे टेंशन की है, और इस तरफ किस चीज़ की है भला, एम जी की फोर्स है, इस तरह, ठीक है। उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। सही है। अब हमारे पास अगर देखा जाए, ये जो हमारे पास एम जी की फोर्स है ये इस तरफ है, ये देखें यहाँ पे है, और टेंशन की फोर्स ये थोड़ी ना इस तरफ है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास इसके कंपोनेंट्स जो बनते हैं वो कौन से हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो साइन है और दूसरा हमारे पास कॉस थीटा है, ठीक है। हमने अब उसके बना लिए कंपोनेंट्स। सही है, ये देखिए जहाँ पे एम जी है तो उसका कंपोनेंट बना एक ये वाला, जो कि बिल्कुल टेंशन के अपोजिट है, और दूसरा बना ये वाला। अब जो थीटा बना, जहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो होगा वो थीटा होगा। सही है। अब हमारे पास थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको कॉस का नाम देते हैं, सो इसको नाम देंगे हम एम जी कॉस थीटा। और जो हमारे पास उसके परपेंडिकुलर होता है, ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो उसको नाम हम क्या देंगे, एम जी साइन थीटा का। सही है। अब हमारे पास ये जो एम जी कॉस थीटा है और हमारे कंपोनेंट, और हमारे पास जो टेंशन यानी कि टी जिसको नाम दिया हमने, ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट भी हैं। सो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की। सही है। हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो एक इस तरह की फोर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को वापस उसकी मेन पोजीशन की तरफ ले आने में। सही है। और जो उसकी मेन पोजीशन की तरफ वापस उसको ले आती है बैक, तो वो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है। सो इस केस में हमारे पास जो पेंडुलम है उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, ये देखते हैं।
वो कहते थे ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द पेंडुलम इज mg sin थीटा। यहाँ पे जस्ट हमारे पास mg sin थीटा जो कंपोनेंट हमने बनाया वही जस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा उसको वापस ले आने में से। ये mg cos थीटा तो वो कैंसिल हो रहा है उसके साथ। सो रिस्टोरिंग फोर्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, mg sin थीटा, जो कि उसको वापस उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस चीज़ के बराबर होगी, माइनस mg sin थीटा के। ऐसे ही एक और हमारे पास फोर्स है वो होती है F इज इक्वल टू ma। सो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो तरह की फोर्सेस आ गई, उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इनका कंपैरिजन देखते हैं। अब हमने कंपैरिजन जैसे ही किया, एक तो F इज इक्वल टू ma वाली फोर्स है, दूसरी हमारे पास क्या है माइनस mg sin थीटा से। ये जो m है यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, ये m से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा से। ये जो हमारे पास थीटा है यहाँ बहुत स्मॉल है। सो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं साइन थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास थीटा के। सो हम साइन थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा। हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे थीटा। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा हमारे पास जो है वो बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू आर ए बी ओवर एल। हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि हमारे पास जो थीटा होता है उसको फाइंड इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा से यहाँ पे आर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। सही है, थीटा को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एस है ये क्या है, आर्क है, और ये जो आर है ये रेडियस है। इस तरीके से हमने देखा था आर यहाँ थीटा से, और ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने नाम दिया था आर्क का। सो अब यहाँ पे हम नाम देंगे आर्क ए बी। ये देखें, इसको नाम दे देंगे हम आर्क को का। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे तो आर था लेकिन यहाँ पे जो एल है सही है इसे पुट कर देंगे, यानी कि थीटा इक्वल टू आर्क ए बी ओवर एल आ जाएगा हमारे पास। सही है, ये जो हमारे पास आर्क ए बी है इसको हमने नाम दिया हुआ है एल का। सही है, सॉरी एक्स का, तो उसकी जो वैल्यू अब पुट कर देंगे हम एक्स। ठीक है, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन है थीटा इसके पे पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू वो इस तरीके से बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। सही है, यहाँ पे हमारे पास ये जो जी है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, और जो हमारे पास लेंथ है पेंडुलम की वो भी तो कांस्टेंट रहेगी, उसमें भी कोई वेरिएशन वगैरह नहीं आ रही। सो हम कह सकते हैं हमारे पास जो एल ओवर जी है वो कांस्टेंट है। सो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी के हो गया, एक्स के हो गया। सो ये साबित हो गया कि हमारे पास जो बॉडी है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। जहाँ पे भी ये वाली इक्वेशन आ जाए तो आप लोगों ने समझ लेना है कि जो हमारे पास बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। जहाँ पे ये वैल्यू आ जाए, जहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आ जाए। सही है, ये साबित करती है कि हमारे पास जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। फिर वो कहते हैं दिस प्रूव्स दैट द मोशन ऑफ पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो साबित हो गया कि हमारे पास जो बॉडी है सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। सही है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके टाइम पीरियड को देखेंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह को देखेंगे। सही है, फिर वो कहते हैं वी नो दैट फॉर बॉडी हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है, अब हमारे पास जो बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसमें होता है एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के एक्सप्रेशन को कंपेयर कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 को। तो हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एल। यहाँ पे जो है ना एक्स है, यहाँ पे ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जा रहा है और नेगेटिव भी नेगेटिव के साथ कैंसिल हो रहा है, तो बाकी क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ओवर इज इक्वल टू जी ओवर एल। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। ये जो हमारे पास अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ और बाकी बच जाएगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट। से है,
नेक्स्ट चलते हैं, टाइम पीरियड देख लेते हैं इसका। वो कहते हैं एज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास बॉडी परफॉर्म कर रही हो तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास जी ओवर एल सही है, तो हमारे पास आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर जी ओवर एल अंडर रूट सही है। हमारे पास इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन फाइनल बन जाएगी टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का सही से। इसको हम जो इस तरीके से लिखते होते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या आई थी 2 पाई ओवर जी ओवर एल अंडर रूट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर एल अंडर रूट। जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वो बात करते हैं डिपेंडेंस की। ठीक है, हमारे पास जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे थे इसमें हम ये देखेंगे। वो कहते हैं द इक्वेशन शोज दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन। इस चीज़ पे बोला एक तो लेंथ पे, पेंडुलम की जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रही होती है, दूसरा हमारे पास जो होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हमारे पास जो एक्सलेशन होता है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं सही है, लेकिन जहाँ पे जो वो मैस पे डिपेंड नहीं करती होती सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो दूसरा हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं इन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो किसी भी सिस्टम पे तो देन हमारे पास जो एनर्जी होगी वो कंजर्व भी रहेगी से है, यानी कि हमारे पास हम जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो कि कहता है एनर्जी जो होती है वो ना तो डिस्ट्रॉय होती है बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। सो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में भी यही होगा कि हमारे पास एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होती है वो एक्ट नहीं करती। सो वो कहते हैं दिस मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होता है उस केस में हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो एप्लीकेबल होगा। वो भी तो यही बात करता है कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती सही है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, हमेशा सेम ही रहती है। लेकिन जहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी तो यही बात कर रहा है, सो वो एप्लीकेबल है ये वाला ला। फिर वो बात करते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंटरचेंज होती है, कभी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है हमारे पास और कभी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, लेकिन जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड ही रहेगी, सेम ही रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो कहते हैं कंसिडर अ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम व्हेन द मैस एम इज पुल्ड स्लोली। हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इस केस में हमारे पास जो मैस है उसको हम क्या करते हैं, पुल्ड स्लोली करते हैं सही है। जो हमारे पास स्प्रिंग है सही है वो स्ट्रेच्ड होता है, जैसे ही हम मैस को क्या करते हैं धक्का देते हैं, पुल्ड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जो स्प्रिंग होता है वो स्ट्रेच्ड होता है, यानी कि यहाँ पे मैस था मेन पोजीशन पे, अब हमने क्या किया उसको खींचा, जैसे ही हमने खींचा तो जो स्प्रिंग है वो भी स्ट्रेच्ड हुआ बाय एन अमाउंट एक्स नॉट। यहाँ पे उसने डिस्टेंस जो कवर किया उसको नाम दिया उन्होंने एक्स नॉट का सही है। अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, वो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ स्ट्रेच्ड हुआ है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट था, क्योंकि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उसको मेन पोजीशन की तरफ ले जाती है, लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ कवर हुआ पड़ा है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास स्ट्रेच्ड हुआ है स्प्रिंग वो किस चीज़ के अपोजिट है कि रिस्टोरिंग फोर्स के सही है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे।
वो कहते हैं कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो हमारे पास हुक्स लॉ है जो कहता है F इज इक्वल टू के एक्स, सही है। वो कहते हैं जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है यानी कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे है तो फोर्स भी जो होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी, सही है। लेकिन जैसे ही अब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स तो हमारे पास फोर्स जो है वो बन गई F इज इक्वल टू के एक्स, सही है। फिर उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। सो हमने एवरेज निकाला है फोर्सेस का। हमारे पास दो तरह की फोर्सेस थी, एक में आया था ज़ीरो, सही है, दूसरी हमारे पास थी के एक्स नॉट ओवर टू, सही है। अब हमारे पास एवरेज फोर्स वो क्या आएगी, वो आएगी 1/2 के एक्स नॉट, ये हमारे पास एवरेज फोर्स आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेंस द वर्क डन इज डिस्प्लेस द मास थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट इज। यहाँ पे अब वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन होता है W इज इक्वल टू एफ डी। यहाँ पे F जो है वो एवरेज है, सही है। उसकी वैल्यू हमारे पास थी 1/2 के एक्स नॉट। अब D हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे उसको हमने नाम दिया हुआ है एक्स नॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स नॉट की। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू 1/2, ये एक एक्स है और ये एक्स है, तो क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर। हमारे पास वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, सही है। फिर वो बात करते हैं, वो कहते हैं दिस वर्क डन अपीयर्स एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब तो ये वर्क की फॉर्म में है, लेकिन ये क्या होता है कि हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, सही है। जब हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब हमारे पास जो स्प्रिंग है वो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा एक्स नॉट के। सो अब क्या करेंगे, हम x की जगह पे एक्स नॉट पुट कर देंगे। हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, सही है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई। फिर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की। ये हमारे पास उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होगी जब हम इसको किसी भी डिस्टेंस पे देख सकते हैं, एक्स पे मेन पोजीशन से लेकर कोई भी डिस्टेंस उसका हो सकता है। तो सो हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, सही है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक्स है, सो हमने एक्स पुट कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की। वो कहते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो तब होगी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है, जब हमारे पास बॉडी जो है वो मेन पोजीशन पे हो, सही है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही ना किया हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़ीरो ही होगा। सो हम क्या करेंगे, एक्स ज़ीरो पुट कर देंगे। जैसे ही हम एक्स ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो आ जाती है। सो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे आके मिनिमम हो जाएगी मेन पोजीशन पे आके। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। वो कहते हैं जहाँ पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको फाइंड आउट किया था, तो ये जो कि हमारे पास आया था वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर होल का जजर, सही है। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं किसी भी इंस्टेंट में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब वेलोसिटी की वैल्यू जो है यहाँ पे आके पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और जो v है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स नॉट के ओवर एम 1 माइनस एक्स नॉट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर होल का स्क्वायर, सही है, क्योंकि वी स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्क्वायर पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एम एक्स स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब जो m है वो कैंसिल हो रहा है, सही है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट चलते हैं ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पे। जब हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम होगी जब हमारे पास जो बॉडी है वो मेन पोजीशन पे होगी, यानी कि एक्स हमारे पास ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा,
सही है। तो क्या करते हैं हम इसमें एक्स की जगह पे वैल्यू उसकी 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। सही है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी है, एक्स को 0 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर। सही है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमारे पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। वो कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहाँ पे एक्स जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। सही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट ओवर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर से ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है और एक्स नॉट स्क्वायर ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। सो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 क्या होता है, 0 के बराबर, और 0 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उन सबको 0 कर देता है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि मिनिमम आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट आप टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसको टोटल एनर्जी को देख लेते हैं। टोटल एनर्जी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी उन दोनों को प्लस कर देंगे। सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। सही है। अब ये हमने वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे हमारे पास ये जो है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी और इससे भी। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स। सही है, क्योंकि ये जो है हमारे पास फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। इस केस में आपके दूसरी तरफ जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सही है। अब ये हमारे पास है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। सही है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, यानी कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस किया तो हमारे पास टोटल एनर्जी इस तरह से आ गई। सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो साबित हो गया हमारे पास जो बॉडी होती है वो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसमें हमारे पास टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर वो कहते हैं हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी मास की जब पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 होगी, और जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली उस टाइम मिनिमम हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। सही है। फिर वो कहते हैं द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओसिलेशन। इस ये जो वेरिएशन है ये लाजमी होती है, क्योंकि हमने ओसिलेशन को मेंटेन रखना होता है। सही है। तो इसकी में कभी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो कभी पोटेंशियल एनर्जी, ये एक लाजमी फैक्टर होता है ओसिलेशन के अंदर। फिर वो कहते हैं दिस पीरियोडिक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ओसिलेटरी सिस्टम। जितने भी हमारे पास ओसिलेटरी सिस्टम है उसमें ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। सही है, कि उसमें जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही होती है एक ख़ास पीरियड के दौरान, यानी कि कभी वो काइनेटिक एनर्जी होती है तो कभी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट, जिसको नाम दिया गया है एम्पलीट्यूड ए का, इज A/2 अंडर रूट। सही है। फिर वो कहते हैं इफ़ द बॉडी वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी f देन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी 2f। यानी कि जब हमारे पास बॉडी वाइब्रेट करेगी फ्रीक्वेंसी f के साथ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो वाइब्रेट करेगी 2f के साथ। सो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, उसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 0 हो जाएगी। फिर वो कहते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ई, इनकी टोटल एनर्जी जो होगी वो ई होगी। देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इज 3e/4। या फिर वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है जब हम डिस्प्लेस्ड करेंगे उसको हाफ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड हमारे पास बन जाएगा 3e/4। सही है।
आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।